यहाँ से क्रिया गुणा कर देंगे, न्यूटन ये मीटर स्क्वायर और नीचे कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार कूलाम का स्क्वायर। ये डाटा है, वैल्यू पूछा जाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू है इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है पढ़े होंगे 8.85 गुणित 10 की पावर है ना। अब जो भी होगा वहां से निकाल लेंगे डाटा, यहां से निकालेंगे, ये पलट जाएगा मात्रक। ठीक है, मात्रक देख लीजिएगा। ये होता है कूलाम का नियम। ठीक है, समान आवेशों में यानी आवेश समान रहेंगे तो प्रतिकर्षण का गुण पाया जाएगा और असमान आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाएगा। इसी को कहते हैं कूलाम का नियम। ये मेन डाटा है, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। अभी नोट करा रहे हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, और इसी में आता है तथा विभव। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र और विभव क्या होता है। जब हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो जानिए कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। अभी मैंने बताया कि कोई भी आवेश होगा, क्या होता है कि कोई आवेश होता है तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी किसी भी चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। यह सिद्धांत आपका ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? ओस्टेड नामक वैज्ञानिक। जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो उसी में आएगा। तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो कोई भी टेस्टिंग चार्ज ले लेंगे, परीक्षण आवेश ले लेंगे और किसी चालक तार का वह मैक्सिमम क्षेत्र जिसमें कोई भी परीक्षण आवेश ले जाने पर कोई न कोई वैद्युत बल का अनुभव करता है, वह पूरा क्षेत्र उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आपको डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं, सीधे आपको डाटा से मतलब है, जो डाटा पूछा जाता है, और इसके मात्रक से मतलब है, फार्मूले से मतलब है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं वेक्टर लगाऊंगा जहां भी, तो बस इतना याद रखिएगा कि वह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। और आपके दिमाग में ये भी आएगा कि क्षेत्र लगा हुआ है, सदिश राशि का जिक्र होगा। तो वेक्टर E इक्वल टू होता क्या है? वेक्टर F अपॉन Q। Q नॉट भी लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं। कोई भी आवेश पर जितना बल अप्लाइड होगा, फोर्स अप्लाइड होगा, वही उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आ रहा है? Force applied on any charge, the area is equal to the electric field। यानी जितना भी वह क्षेत्र होगा, जहां तक वह बल का अनुभव करेगा, आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र जितना बल का अनुभव करेगा, किसी चालक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जितना अनुभव करेगा, किसके चलते? कोई न कोई परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज लाएंगे, जितना बल का अनुभव करेगा, फोर्स का अनुभव करेगा, उसी को उसका वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, जहां तक वह अनुभव करे। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। इसी तरह हमारा होता है क्या? विद्युत विभव होता है। आपसे पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, तो बताएंगे वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी, यानी एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। इसके बाद विद्युत जब विभव की बात करेंगे, विद्युत विभव क्या होता है? जब विद्युत विभव की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो आपको पता है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है और होता क्या है? V बराबर W अपान Q। V बराबर W अपान Q। डेफिनेशन इंटर में पढ़ोगे, यहाँ से डाटा से मतलब है, यानी एकांक आवेश को, कोई भी आवेश ले लेंगे, Q आवेश, उसको एक सिरे से, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, उसी को उसका वैद्युत विभव कहते हैं। यानी वह वैद्युत विभव वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी आवेश को किसी चालक के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक लाने के लिए पर्याप्त होती है, वह उसका वैद्युत विभव कहलाती है। और वैद्युत विभव की जो मात्रक होता है यहाँ से जूल प्रति कूलम।
जूल प्रति कूलम, इसी को हम वोल्ट के नाम से जानते हैं। इसी को किस नाम से जानते हैं? वोल्ट के नाम से जानते हैं। और फिर इसके बाद इसमें रिलेशन पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ईवी में रिलेशन क्या होता है। तो एक इंटर में फार्मूला पढ़े होंगे कि E इक्वल टू होता है dV अपॉन dx माइनस dV अपॉन dx। ये फार्मूला आता है, इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे। तो यहाँ से डाटा लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो दो फार्मूले यहाँ से आते हैं। वैद्युत क्षेत्र का अगर आपसे मात्रक पूछा जाएगा तो न्यूटन प्रति कूलम, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछा जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, और वोल्ट प्रति मीटर दोनों सही है। दोनों में से जो भी डाटा लिखा हो मात्रक में, ये दोनों सही होता है। ये वैद्युत क्षेत्र और विभव हो गया। इसके बाद आपका शुरू होता है रेजिस्टेंस, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध कहने का मतलब ये होता है रुकावट पैदा करना, यानी कहीं ना कहीं किसी चीज को रेजिस्ट करना। और रेजिस्ट करता किसे है? तो करंट को करता है। यानी किसको करता है? धारा को करता है। यानी किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है, प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का, मैं हमेशा चालक पदार्थ बोल रहा हूं, यानी जिसमें धारा का प्रवाह हो, जिसमें धारा का प्रवाह हो। यानी हम मेटल की बात करें, धातुओं की बात करें, तो किसी चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें बहने वाली, चालक में बहने वाली धारा का वह विरोध करता हो, उसे रुकावट पैदा करता हो, बहने में उसको प्रतिरोध डालता हो, वह चालक का क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। चालक का प्रतिरोध एक नियतांक पद होता है, और चालक का जो प्रतिरोध होता है वह चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर। और साथ ही साथ चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करने के साथ साथ चालक तार की लंबाई उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाई स्कूल का फैक्ट है किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो 3 फैक्ट पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं, चालक की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक पदार्थ की प्रकृति पर, कि वह चालक पदार्थ किसका बना हुआ है। एल्यूमिनियम का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, उस पर वो डिपेंड करेगा कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। हम क्षेत्रफल की जब बात कर रहे हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की अगर बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये इसकी लंबाई है। तो जो प्रतिरोध होता है वह उसके लंबाई के क्या होता है, आर जो होता है वो उसकी लंबाई पर क्या करता है? निर्भर करता है। आर जो होता है, यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आर जो होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यही रीजन है कि अगर केबल का तार होता है, मोटा होता है लेकिन छोटा होता है, यानी अगर उसका एरिया बढ़ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, यानी वो तार मोटा हो गया लेकिन लंबाई में छोटा है। समझ में आ रहा है? लंबाई में छोटा है लेकिन ये वाला मोटा हो गया, तो जब बताइए मोटा तार रहेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। और जाहिर सी बात है कि चालक तार का अगर प्रतिरोध कम होगा तो उसमें बहने वाली धारा के मार्ग में रुकावट का मान कम होगा, यानी फ्लो ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, फ्लो ऑफ करंट ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, कोई बताए? मेधावती फिर लिखुआ के बाद ह्यूमन बॉडी का आपसे पूछेगा, मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है। ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कहने का मतलब कि जब शरीर भीगल बा और जब शरीर नहीं थे भीगल, यानी पानी से नहले बड़ा, तार छुब तब, अब पानी से नहाए नहीं, यानी ड्राई है, आपका शरीर सूखा हुआ है तब, यानी दोनों केस में आपको पता है कि करंट किसको चिपकाएगी ज्यादा, पानी से भीगे हुए में। जब करंट का मान बढ़ेगा तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस का मान पक्का कम रहा होगा, ह्यूमन बॉडी का रहा होगा। तो 2 यहाँ पे फैक्ट आता है, एक होता है 10⁶ ओम, आप खुद बताइएगा कौन वाला होगा, विदाउट वेट या ड्राई वाला, और होता है 10⁻² ओम। देखिए ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है,
ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो याद रखिएगा जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसमें धारा का मान ज्यादा होगा, तो जब भीगे रहेंगे तो ज्यादा चिपकाएगा, यानी जो आई की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी।